बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको 24/9 में। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग से, आपको भी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरेगा और एहतियात से गुजरेगा, क्योंकि कोरोना के हवाले से बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक खबर सामने आई, जिस पर पूरी कौम जो है वो गमज़दा है। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी साहब गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए और उनकी नमाज जनाजा कल बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। इसी के साथ साथ प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और आज 20 नवंबर के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चों के हकूक़ के हवाले से बच्चों को जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पर मेल न्यूट्रिशन जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, उस हवाले से भी आज प्रोग्राम में डिस्कशंस होंगी। और चिल्ड्रंस डे के हवाले से जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं, उनकी तालीम, सेहत, तफरीह और जहनी तरबियत के हवाले से, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से मुआशरा क्या मस्बत रोल प्ले करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों का आलमी दिन मनाने की इब्तिदा 1989 में हुई थी और इस दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बच्चों के मंजूरशुदा हकूक़ का ऐलान भी किया, जिसके बाद 20 नवंबर 1990 से दुनिया के तकरीबन 186 ममालिक में ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर साल 20 नवंबर को ये बच्चों का जो आलमी दिन मनाया जाता है, इसमें महज जो बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं, सिर्फ वही नहीं हैं जो हेल्दी इन्वायरमेंट में बढ़ रहे हैं, इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो किसी फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार है, मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, या हेल्थ वाइज उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। गरीब मुल्क के मसाइल क्या होते हैं, गरीब इलाकों के मसाइल क्या होते हैं, किस तरह से सिस्टम्स और गवर्नमेंट्स अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो ये आई थिंक एज अ रिमाइंडर काम करता है ये दिन कि किस तरह हमें दोबारा फोकस्ड होना है और बच्चों के लिए, और बच्चों की हेल्थ के लिए और नौमौलूद बच्चों की हेल्थ के लिए भी, क्योंकि यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में रोजाना 3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि रोजाना 24,000 अमवात भी बच्चों की हो जाती हैं। यानी कि ये रेशो बहुत ज़्यादा है और इसमें पूरी दुनिया में 1 घंटे साल से कम उम्र के 1,000 बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर है। बिल्कुल सही। तो वी नीड टू रीथिंक आवर पॉलिसीज़ के किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज 20 नवंबर के हवाले से आलमी ख्वाजा सराओं का दिन भी मनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर्स का भी आज वर्ल्ड डे है, जिस पर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी किन किन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये सब कुछ शामिल होगा प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। चंद रोज से बुखार और सांस में दुश्वारी थी, तबीयत बिगड़ने पर हस्पताल ले जाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सियासी समाजी रहनुमाओं का उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस। कोरोना वायरस बेकाबू, 4 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 2,738 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में 36 अफराद जान की बाजी हार गए। जनूबी बलूचिस्तान के लिए 600 तरक्याती पैकेज अरब का ऐलान कर दिया गया। 57% घरों को बिजली फराहम की जाएगी। गैस मंसूबे शुरू करेंगे। 16 छोटे डैम बनेंगे। 83,000 बच्चों को वज़ाइफ भी फराहम किए जाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जबकि शिबली फराज बोले पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अफगान सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अशरफ गनी बोले पाक अफगान ताउन तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म को सदारती महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अदाकारा और मॉडल रीना मलिक का साबिक शौहर असद खटक ने अपनी साबिक अहलिया को बच्चों को दुबई से पाकिस्तान स्मगल करने का इल्ज़ाम लगाया। मामला क्या है आज आपको बताएंगे असद खटक। आज 24/9 में अहम इंकशाफात करेंगे। आज उर्दू के 2 बड़े शोरा को याद करने का दिन। फैज़ अहमद फैज़ को पिछड़े 36 बरस हो गए। फैज़ की शायरी का फैज़ आज भी जारी। अहमद नदीम कासमी भी भूले नहीं भुलाए जा सकते। शायर अफसाना नवीस और अदीब अहमद नदीम कासमी का आज यौम पैदाइश है। और आज 20 नवंबर का दिन ख्वाजा सराओं के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ख्वाजा सराओं की जद्दोजहद और जिंदगियों को याद रखना है।
ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करेंगे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए। अचानक होने वाली उनकी मौत की वजह से एक तम से जिसे ना सैडनेस इन द एयर फील की जा रही थी और हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी उनके इस इंतकाल पर इजहार अफसोस कर रहा। बिल्कुल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फैमिली ज़राए ने तस्दीक की है कि खादिम हुसैन रिजवी को गुज़िश्ता चंद रोज़ से बुखार था और वो इंतकाल भी कर गए थे। और खादिम हुसैन रिजवी ने गुज़िश्ता दिनों फैज़ाबाद में होने वाले TLP के धरने की भी क़यादत की थी और इसी दौरान उन्हें बुखार भी हुआ था और तबीयत बिगड़ने पर कल रात उन्हें शेख ज़ायद अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इंतकाल हो गया। खादिम हुसैन रिजवी को रात 8:45 बजे के करीब शेख ज़ायद अस्पताल लाया गया और पहुंचने से पहले ही फैमिली ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी। बाकायदा जब पहुंचे थे तो ऐसे ही हुआ था। शेख ज़ायद हॉस्पिटल से उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया गया और जो ECG आई उसमें भी हार्ट बीट बिल्कुल ब्लैंक थी। उनकी बीमारी की हिस्ट्री किसी ने वहाँ पर नहीं बताई, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जो है वो कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गई। बहुत से फिर रूमर्स भी और बहुत से वॉइस मैसेजेस ऐसे सर्कुलेट करना शुरू हो गए कि शायद उनकी सांस बहाल हुई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन फिर जब मस्जिद में ऐलान हुआ और फैमिली ज़राए ने बाकायदा ये मीडिया पर आकर और 42 से खसूसी गुफ्तगू भी की शुरा के कुछ मेंबरान ने कि इंतहाई अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, तो फिर कारकुन जो हैं वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी थी और अब हफ्ते के रोज़ जनाजे के हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर में अदा किया जाएगा। TLP सरबराह के इंतकाल पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इज़हार अफसोस किया है और TGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और ट्विटर पर उन्होंने भी ये पैगाम जारी किया, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की लहरत पर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। जबकि फिर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी इजहार अफसोस किया, जिसमें सेनेटर फैसल जावेद भी हैं। उन्होंने भी उनकी मौत की तस्दीक करते हुए ये दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता किए। और कल रात जब ये खबर आई उसके बाद पाकिस्तान में ट्विटर ट्रेंड्स में टॉप 5 ट्रेंड्स जो हैं वो अलामा खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से ही थे। और आपको ये भी बताते चलें कि उनकी जो फॉलोइंग है वो पूरे पाकिस्तान में है और तहरीक लब्बाइक जब फॉर्म अप हुई बाकायदा जब उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ तो दैट वाज मतलब पॉलिटिकली अगर उसकी बात करें तो दैट वाज बैक इन 2017, जिसमें 2018 में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया इलेक्शन में। तहरीक लब्बाइक के करीबन पूरे पाकिस्तान से अगर वोट काउंट किए जाएँ तो वो 22 लाख बने थे और सिंध से 2 सीट्स भी जो है वो जीत गए थे। लेकिन जो फॉलोइंग जिस तरह से मुख्तलिफ ओकेजन्स पर हमने देखी है, वो चाहे किसी प्रोटेस्ट के हवाले से हो, वो एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और इसी मुनासिबत से उनका जनाजा जो आज पढ़ाया जाना था वो भी डिले किया गया और कहा गया कि कल होगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ काबुल के दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान अफ़गानिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी के साथ भी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल, इस हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ है। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, कल रात को अबुज़र जैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे और मैंने जैसे कहा भी कि टॉप ट्रेंड्स चल रहे थे और सरबराह तहरीक लब्बाइक खादिम हुसैन रिजवी साहब के मुख्तलिफ पैगामात जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में तकारीर की और उनका एक बड़ा इनफरादी स्टाइल होता था जिसमें वो पंजाबी में तकारीर किए कहते थे, बयान भी देते थे और कभी कभी बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन उनके फॉलोअर्स जो हैं क्योंकि वो जानते थे तो वो लाखों की तादाद में एग्जैक्टली तो उनका एक बयान जो कल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा था कि उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी तो यही है, मतलब लाइफ सो अनप्रेडिक्टेबल कि आपको नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होना चाह रहा है। तो हम चाहेंगे कि वो उनका बयान का वो जो हिस्सा हमारे पास मौजूद है वो दिखाएं हम। मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां।
यहाँ लोग कहना चंगा सी या भैड़ा दरम्यान तो नहीं हो सकता भाई सिर चंगा हो टंगा गंदिया हो दो ही गल्लां किसी के बारे या बंदा चंगा है या भैड़ा है क्यों जी हाँ तुम कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी क्यों जी समझ आई आज साढ़े खड़े हो जा मेरी आखिरी बात तुहाडे सामने सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया मेरी तुहाडे नाल एक आरज़ू है जदों कब्र विच फरिश्ते पुछन तो मेरे आका खुद फरमा दें जाने दो ये अपने ही है और साडा कोई मकसद नहीं ना सी तुहाडे को कुछ लेना है ना इंसान की यादें रह जाती हैं और यही उनकी याद है जो कि हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। इसके साथ और साथ आप उनके नजरियात से इख्तलाफ शायद कर सकते हैं बट ही वाज अ करिज्मेटिक लीडर फॉर हिज फॉलोअर्स और उनके बयानात जो हैं वो अब मौजूद रहेंगे हिज मेमोरी और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और ये जो यादें हैं ये आपके साथ इसमें कोई शक नहीं है। और चूँकि हमने जिक्र किया कि लाखों अफराद उनको मोहब्बत करते थे उनके जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं जो कि अब कल होने हैं और लेकिन अभी चूँकि उनके घर में सोगवारान मौजूद हैं और घर पर अफसोस करने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं तो हसन खालिद इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। हसन खालिद इंतहाई अफसोसनाक ये खबर जब गुज़िश्ता रात आई तो पूरी कौम सोगवार हो चुकी थी ऑब्वियसली और जो उनके चाहने वाले थे वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कौन कौन आया वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? अबूज़र बिलाशुबा एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 8:48 के करीब जब ये खबर सामने आई तो ना सिर्फ पूरी कौम के लिए बल्कि जो हादिम हुसैन रिजवी के कारकुनान थे उनके हादमीन थे उनके चाहने वाले थे उनके लिए खबर एक क़यामत बनकर टूटी उनके ऊपर क्योंकि हादिम हुसैन रिजवी जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कुछ दिन कबल ही इस्लामाबाद से धरना ख़त्म करके वापस आए थे फ्रांस के खिलाफ जो धरना उन्होंने दिया हुआ था और उसके बाद बताया जा रहा था कि वो बीमार तो थे बुखार था उनको और कुछ सांस की तकलीफ़ थी मगर वो किसी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज नहीं थे वो घर पर ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे घर पर ही मेडिकेशन उनकी हो रही थी। लेकिन जब गुज़श्ता रोज़ उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको फौरी तौर पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि इनकी जो डेथ है वो रास्ते में ही हो गई है रास्ते में ही दम तोड़ गए हैं और तकरीबन 8:48 पर डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। वजह मौत सामने नहीं आ सकी क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि चूँकि उनकी मौत रास्ते में ही वाक़ हो गई इसलिए नहीं सामने आ सकी। अलबत्ता इस अफसोसनाक खबर के बाद कारकुनों की एक बड़ी तादाद उनकी रहाइशगाह पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। स्कीम मोड़ के करीब उनकी रहाइशगाह वाक़या है और इस रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। रात भर से ही कारकुन यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे और नमाज जनाजा का अब ऐलान जो है वो बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान में नमाज जनाजा अदा किया जाएगा जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी मैयत को जो है वो अटक रवाना किया जाएगा जहाँ पर उनके आबाई इलाके में उनकी मैयत की तदफीन जो है वो उसका अमल मुकम्मल किया जाएगा। हसन बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ सब भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमाए और घर वालों को सब्र अता करे। आमीन। बिल्कुल इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए जैसे हमने जिक्र करना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के काबुल के दौरे का जिसकी बहुत अहमियत है। ये उनका पहला दौरा अफ़गानिस्तान था सरकारी दौरे पर वो गए थे और इस दौरान उन्होंने सदर अफ़गानिस्तान अशरफ गनी से भी मुलाकात की। बिल्कुल और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के मुफाद में है और उन्होंने ये कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि तशद्दुद के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि अफ़गान तालिबान और हुकूमत के माबैन मुफाहमती अमल में पाकिस्तान ने अपना मस्बत रोल प्ले किया है लेकिन बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं इसके लिए कोशिशें भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का एक तारीखी पस मंज़र भी है। दौरा अफ़गानिस्तान की दावत देने पर उन्होंने सदर अशरफ गनी का शुक्रिया भी अदा किया और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मशकूर हूँ। और ये दौरा बड़ा एक तारीखी भी था और बड़ा इंपॉर्टेंट भी था स्पेशली जब पीस डायलॉग्स बहुत ज़रूरी हो रहे और फिर पाकिस्तान ने उसमें जिस तरह से अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फिर पाक अफगान ट्रेड के लिए कि वो ट्रांजिट ट्रेड जो है उसमें पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान किस तरह से सामने आ सकता है। एक मुआहदा जो दोनों ममालिक की जो एक जिसे कहते हैं ना कि लैंड बॉर्डर है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहीं पर कुछ SOPs हैं कुछ NOCs हैं
हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इस दौरे के बाद आसान हो जाएगा, उसको भी पॉसिबल। और इसके साथ साथ अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज जो हैं उनके इंखला का भी इस वक्त जारी है, तो ये बड़ा हसास वक्त है जब अफवाज जब वापस जा रही हैं, जंग जो है उसका खात्मा हो रहा है। इस वक्त पीस वहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त वहाँ पर अमन के साथ साथ जो इकॉनमी है उसको बूस्टअप करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है और पाकिस्तान ये किरदार अदा करने के लिए तैयार भी है। अफगान क्रिकेट टीम से उन्होंने मुलाकात भी की वहाँ पर और दौरे की दावत भी दी कि पाकिस्तान आए और ज़रूर खेलें, और शाबाश भी दी उनको कि किस तरह से उन्होंने अपनी टीम फॉर्म अप की। वज़ीर-ए-आज़म कल 19 जो काबुल गए थे 19 नवंबर को, वहाँ पर उनको उनके एजाज़ में मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। और ख़ास तौर पर ऐसे टाइम में जब एक तरफ हम ये सबूत फराहम कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करना चाहता है, किस तरह अफगानिस्तान में मौजूद इंडिया का सफारत खाना पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम में अपना रोल प्ले करता है, ऐसे में दोनों ममालिक के रवाबित बेहतर होना, इस्तवार उनमें आना बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि इस तरह से हम अपने कंसर्न्स, अपने तमाम सबूत अफगानिस्तान को पेश कर सकते हैं और फिर इंडिया को जवाबदेह भी ठहरा सकते हैं। सो ये जो एक स्टेबिलिटी आ रही है ताल्लुकात में पाक अफगान, ये इंडिया को काफ़ी चुभ रही है। और कल उनका मीडिया बुखलाया हुआ था, काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर आगे मिलकर चलते हैं और पीसफुली चलते ये बात हैं, इंडिया को हजम नहीं होगी, बेहतर होते हैं, तो वो इंडिया को हजम नहीं होने जा रही है। और चाइना के साथ पाकिस्तान के ऑलरेडी ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुकात होने जा रहे हैं बेहतर ज़्यादा, तो इससे क्या होगा कि हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा पीस और इकॉनमी बेहतर होगी और वो इंडिया को तो किसी तौर पर जो है बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, बॉर्डर एरियाज हैं, इसको देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक हमारा KPK और बलूचिस्तान है, ये बॉर्डर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और यहाँ पर अमन होना, यहाँ पर तरक्की होना भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन 9 जनूबी अजला में बिजली, गैस, सड़कों, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए 600 अरब के बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया है। यह रकम 3 साल के दौरान सूबे के 9 पसमानदा तरीन अजला पर खर्च की जाएगी। और जुमेरात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि कल, जिसमें वफाकी वजीर असद उमर भी थे, शिबली फराज साहब भी थे, मुराद सईद साहब भी थे और वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अब जितने मसाइल हैं उसके हल के लिए ये पैकेज बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 600 अरब रुपये बड़ी रकम है और जनूबी अजला की तरक्की के लिए जो पैकेज दिया है इसमें वहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि अगला कदम बलूचिस्तान के शुमाली अजला के लिए मरबूत हिकमत अमली भी है और 57% घरों को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करके बिजली की सहूलत भी दी जाएगी और कुछ इलाकों को काबिल तजदीद तवानाई से बिजली भी फराहम की जाएगी। और ये मसला उनका बड़ा दरीना था, वो बिजली की फराहमी का हो या गैस की फराहमी के हवाले से हो। हमने देखा कि माजी में भी बहुत से प्रोटेस्ट, वो चाहे असम्बली के अंदर हों या बाहर हों, कि बलूचिस्तान से निकली हुई गैस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाती है लेकिन बलूचिस्तान के इलाके महरूम है। तो आई थिंक ये इकदाम हुकूमत के सराहे जाने चाहिए और बड़ा खुशाइंद है। इस पैकेज के तहत 16 नए डैम्स भी बनाए जाएंगे। इससे 1,50,000 एकड़ अराजी सैराब होगी और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत 83,000 बच्चों को स्कूल में दाखिले भी दिए जाएंगे। तो वो तालीम हो, सेहत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट के काम हो, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा पैकेज तरतीब दिया गया है। अब उम्मीद सिर्फ ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, पेपर्स की हद तक, डॉक्यूमेंटेशन की हद तक ना हो, एक्चुअली उसके ऊपर काम हो, क्योंकि हमने ये भी देखा कि कराची के लिए जो पैकेज अनाउंस किया गया उसमें अभी तक कुछ पेशरफ्त नहीं हो सकी। बिल्कुल, तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ा ज़रूरी है। कराची की बात कर रहे हैं तो कराची में गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा दिन था, क्योंकि सर्कुलर रेलवे का गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर इफ्तिताह किया गया। 20 साल बाद सर्कुलर रेलवे कराची की चली है, जिसके हवाले से कराची के शहरे बड़े खुश थे और जो वफाकी हुकूमत और रेलवे डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पर काम किया है, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया है, इंक्रोचमेंट्स के मसले, फ़ंड्स के मसले मिलकर हल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ट्रेन चल गई है, जिससे उम्मीद करते हैं कराची के अवाम खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, अबूज़र इज़ वन ऑफ दोज जो बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं और चीज़ों को बड़ा उम्मीद के साथ लेकर चलते हैं। तो ना तो इंक्रोचमेंट के मसाइल हल हुए हैं, ना ही एक्चुअल ट्रैक कंप्लीटली फाल हो सका है, उसके लिए अभी टाइम लगेगा। बट ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना लिमिटेड ट्रैक भी क्लियर किया गया, एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ, इनिशिएटिव तो लिया गया और ऑन ग्राउंड तो आया। इस पर हम बात करेंगे। हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम अस्सलाम जी हबीब, आज पहला दिन है और आवाम, ट्रेन पहली तो चल पड़ी और आवाम ने उस पर सफ़र भी किया और आज के दिन के लिए सहूलत ये है कि कोई किराया नहीं होगा और आप उस पर फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो बताइएगा, आवाम क्या वाकई पहुंची प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेन पे सफ़र करने के लिए, देखने के लिए कि ट्रैक कहाँ से कहाँ लेके जाता है उन्हें?
आज सिमल कराची में आज सर्कुलर रेलवे ट्रेन का जो है वो बाकायदा तौर पर मुसाफिरों के लिए जो है वो आगाज़ किया गया है और दोनों ही स्टेशन से जो कराची सिटी और पिपरी स्टेशन हैं दोनों से बैक वक्त सुबह 7 बजे जो है वो ट्रेन रवाना हुई है। कराची सिटी से रवाना होने वाली ट्रेन पे तकरीबन 100 से 150 मुसाफिर जो है वो कराची सिटी स्टेशन से जिन्होंने जो है यहाँ से अपने सवारी के लिए अख्तियार किया उस ट्रेन को और उसके बाद अपने बर वक्त टाइम पर जो है वो 8:30 बजे पिपरी स्टेशन तक जो है वो पहुँचे। लेकिन जो दूसरी ट्रेन है जो पिपरी स्टेशन से कराची सिटी के लिए रवाना हुई थी वो ट्रेन तकरीबन आधा घंटे ताख़ीर से पहले ही दिन जो है वो कराची सिटी स्टेशन पहुंची है। लेकिन जो कराची सिटी स्टेशन आने वाले मुसाफिर थे पिपरी से जिन्होंने सफ़र किया यहाँ तक का या जो दीगर स्टेशन से बीच में चढ़े उनसे हमारी अभी कुछ देर कबल यहाँ पर उनसे बात हुई है तो वो ट्रेन की सर्विस से बहुत खुश दिखाई दी है और उनका कहना यह था कि कराची में इस किस्म की ट्रांसपोर्ट सर्विस बड़े अरसे बाद जो है वो दिखाई दे रही है और ख़ास तौर पर ख़वातीन से जब हमारी यहाँ पर बात हुई है तो उनका कहना यह था कि बसेस के अंदर जिस तरह का एक ख़वातीन के लिए कंपार्टमेंट मुकर्रर कर दिया जाता है और उसमें वो सफरी सहूलियात मैसर नहीं हो पाती थी वो इस ट्रेन में उनको दिखाई दी है। लेकिन सिर्फ शहरियों को एक ही शिकायत दिखाई दी कि ट्रेन का जो टाइम है वो उसकी भी पाबंदी अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो शेड्यूल के मुताबिक हो क्योंकि अगर टाइम पे पहुंचेगी नहीं ट्रेन तो वो उसकी वजह से सारा अफेक्ट हो जाता है शेड्यूल भी और ये तो लोकल ट्रेन है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है उसका टाइमली होना। ये बताएं कि आपने कहा कि लोग सहूलियात से खुश हैं सफाई सुथराई से खुश हैं जो ट्रेन का ट्रैक है वो एक अभी महदूद है उस हवाले से कोई बात हुई है लोग तो खुश हैं लेकिन उस बारे में बात हुई कि कितने मज़ीद वक्त चाहिए और इसको कंप्लीट करने में और लोग क्या कहते हैं कि कब तक उनको चाहिए कंप्लीट होना क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब बिल्कुल अबूज़र देखें ट्रेन का जो ट्रैक है वो तो अभी बिल्कुल महदूद है और इसको अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ मरकज़ी लाइन का ही ट्रैक है जिस पे अभी इस वक्त भी जो है वो ट्रेन चलाई जा रही है। कराची सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है जिससे सर्कुलर रेलवे अगर कहा जाए तो वो ट्रैक पर तो अभी भी ट्रेन नहीं चल सकी है जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि उसके जो दूसरे मरहले में जब इस ट्रेन का आगाज़ किया जाएगा आज से 15 दिन बाद तो वो जो है औरंगी टाउन तक कराची सिटी स्टेशन से औरंगी टाउन तक भी जो है वो इसको चलाया जाएगा जिसमें तकरीबन 9 मज़ीद स्टेशन शामिल हो जाएंगे और ये एरिया भी जो है तकरीबन 16 किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर ये ट्रेन मज़ीद जो वो चलाई जानी है। लेकिन असल मरहला कराची सर्कुलर रेलवे का बात जब आती है सर्कुलर रेलवे तो कराची सर्कुलर रेलवे की जो पहचान है जो उसका हार्ट है वो जो उसके सेंट्रल और कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो एरियाज़ हैं वो एरियाज़ जहाँ पर गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर लियाकताबाद फेडरल एरिया नौ ताज़ाबाद वो कराची सर्कुलर रेलवे तो अब भी जो है वो नहीं चल सकी है। शहरी उसके लिए मुंतज़िर है कि कब वो चलेगी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आसानी कि इनिशिएट तो ले लिया गया जिसमें मेन ट्रैक पे ये चला लेकिन जो एक्चुअल सर्कुलर रेलवे थी जो एक्चुअली हाफ सर्कल भी बनता था जिसमें ये तमाम इंपॉर्टेंट एरिया वो अभी तक नहीं चल सका एंड पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि वो ट्रैक कब चलेगा क्योंकि एक्चुअल आबादी तो वहां पर है जो लोग ट्रैवल करते हैं और उनको सहूलत मिलेगी। बहरहाल लेट्स बी पॉजिटिव कि 1.5 साल का टाइम दिया उम्मीद करता है कि उसके ऊपर काम हो जाए और होना जरूरी भी है क्योंकि इतना बड़ा शहर है इतनी बड़ी आबादी है उसको कंटेन करने के लिए उसको सहूलियात देने के लिए ये इकदाम अगर हो जाए 1.5 साल के अंदर भी तो बड़ी बड़ी बात होगी। बिल्कुल इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक आम मसला और वो है हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं के हवाले से जो मसाइल हैं इसी सिलसिले में पूरी दुनिया में हर साल 20 नवंबर को आलमी तौर पर ख्वाजा सराओं के दिन के तौर पर मनाया जाता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस। इस दिन का मकसद ख्वाजा सराओं की जद्दोजहद और ज़िंदगी को याद करना होता है और उनकी ज़िंदगी में जितने उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किस तरह से उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है और मैं सर्वाइव का वर्ड यूज़ कर रही हूँ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड लेकिन दे एक्चुअली गो थ्रू इट फिज़िकली इमोशनली मेंटली। ख्वाजा सराओं के हालात अगरचा पूरे पाकिस्तान में अच्छे नहीं हैं लेकिन बुरे भी नहीं हैं। बहुत से ख्वाजा सरा खुद अपने लिए स्टैंड लेते हैं खड़े होते हैं। सो मैं समझती हूँ कि उनसे बात करना या उनको इनवाइट करना आज उनके दिन की मुनासिबत से ना सिर्फ उनको ये बताना है कि वी आर सो प्राउड ऑफ देम बल्कि ये मेक श्योर करना है कि हम ही हैं
जो सोसाइटी बनाते हैं, आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने बिहेवियर्स को रीथिंक करना है, चेंज करना है, एक्सेप्ट करना है उन्हें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बिल्टअप कर सकें और कुछ बेहतर कर सकें। इसी मुनासबत से आज हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में लाहौर से एक ऐसी ख्वाजा मौजूद हैं जिन्होंने MBA किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं MBA में, शी इज़ एन आर्टिस्ट। दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अपने आर्ट के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल लेफ्ट आउट नहीं करना चाहिए, वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। आप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ से लेकर मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करें तो जन्नत अली ने वहाँ पर ना सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि अपना ये मैसेज कन्वे भी किया। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ हम अपनी दूसरी गेस्ट की तरफ चलेंगे जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया है और उनके बारे में भी हम ऑब्वियसली पहले भी एक दफ़ा उनसे बात कर चुके हैं। शी इज़ अ लॉयर, निशा रॉय, और उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में एक बहुत लंबा बैकग्राउंड है कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, कैसे वो इस चीज़ में प्राउड फील करती हैं कि दिन के औकात में वो सिग्नल्स पर खड़े होकर भीख मांगा करती थी, रात में अपनी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन से उन्होंने पढ़कर सोसाइटी में एक मकाम हासिल किया, एंड नाउ शी इज़ अ लॉयर एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर। निशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच निशा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। तो जन्नत, आपकी तरफ पर रुक करते हैं और बात करेंगे क्योंकि आज आलमी दिन है, अब याद किया जा रहा है। आज ख्वाजा सराओं के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर बात खुसूसन की जा रही है। आपने माशाल्लाह MBA किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, नाम कमाया, फिर इसके अलावा दुनिया में बाहर ममालिक में गई हैं, वहाँ पर आपने बिहेवियरल चेंजेस पर बात की है। आप बताइएगा ये सफ़र और इस पर जो चंद मुश्किलात आपको आई। ये सफ़र मैं हमेशा जब भी बात स्टार्ट करती हूँ तो जो चेंज होती है ना वो आपके खुद से स्टार्ट होती है। जब तक आप खुद को नहीं बदलते आप दूसरों को नहीं बदल सकते। तो मैं ये जर्नी जो सा था, ये मेरी सेल्फ़ आइडेंटिफिकेशन को फाइंड करने का, मेरी जेंडर को एक्सेप्ट करने का मेरे लिए भी था। मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसमें फिर मैंने वेज तलाश किए कि हमारे बारे में रिलीजन क्या कहता है, मेडिकल क्या कहते हैं, और मुझे किस तरह से खुद को एजुकेट करना है कि मैं दूसरों को कैसे एजुकेट कर सकूं। बिल्कुल सही, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। निशा, आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या कहोगे? देखिए कि आज 20 नवंबर है, ट्रांसजेंडर रिमेंबरेंस डे है। ये दिन उन लोगों की याद में जिन्होंने अपनी शनाख्त मनवाने के लिए इस दुनिया से चले गए। हमें उनके लिए आज के दिन मुस्कुराकर दुआ करनी चाहिए। सेकंड, ये दिन हम उन लोगों के लिए मनाते हैं जिन्होंने हम बहुत ज़्यादा हर्डल्स, परेशानियाँ सामना किया, सोसाइटी के वो बुरे हालात देखे जो हम लोगों ने नहीं देखे। हमारे लिए तो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया गया है। हम यूथ हैं, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, अपने आप को मनवाया इस अंधे मुआशरे में, तो मैं उनकी याद में आज के दिन हम यही करते हैं कि उनके लिए शमा रोशन करते हैं। बिल्कुल, और उनकी जलाई हुई शमा आज तक चल रही है कि सब इंडिपेंडेंटली अब आगे बढ़ रहे हैं। सो जन्नत, लेट्स स्टार्ट विद योर लाइफ स्टोरी। क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि रिमेम्बरेंस डे से जब आप बात करते हैं तो फिर आप सोसाइटी बिहेवियर्स, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, सब चीज़ों की बात करते हैं, और फैमिली का जो बिहेवियर है या फैमिली की जो अपब्रिंगिंग है वो सबसे पहले आ जाती है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कैसे आपको पता लगा, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको ये पता लगा कि आप ट्रांस हैं, फैमिली का बिहेवियर कैसा था? सबसे पहले तो मैं आज के दिन के बारे में थोड़ा सा, जिस तरह निशा ने बताया है कि ये जो दिन मनाया जाता है उस बिहेवियर के अगेंस्ट मनाया जाता है जो तशद्दुद, वो किसी भी किस्म का, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि फ़िज़िकल वायलेंस ही वायलेंस नहीं है, वर्बल वायलेंस, जो लोग आवाज़ें कसते हैं, आपको जो आप रिग्रेट फील करवाते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, फैमिली, हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मुतासिर करता है कि सिर्फ मैं ये रिमेम्बरेंस डे उनकी याद में भी हम मनाते हैं। इसको क्या सेलिब्रेट करना, हम उनको याद करते हैं जो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। और वो क्यों किया है, आपका मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा बिहेवियर, लोगों के रवैये और मनफी रवैये जो उनसे थे उन्होंने मजबूर किया, फिर किसी पर तशद्दुद हुआ तो किसी के ऊपर वर्बल वायलेंस हुआ, तो वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि उसकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई, या उसको फिज़िकली इतना टॉर्चर किया गया कि वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो मेरी स्ट्रगल भी, मैं भी हर किस्म की, देखें कोई भी ट्रांसजेंडर ऐसी नहीं है कि जो लाइफ में जिसने कभी वायलेंस फेस ना किया हो, और बहुत सारी ट्रांसजेंडर ये समझती थी कि ये उनकी ज़िंदगी का पार्ट है, हिस्सा बन चुका है, रूटीन बन गई है, और वो समझते थे दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग विच इज़ नॉट।
तो बीइंग एन एजुकेटेड ट्रांसजेंडर और हमारे एक्सपीरियंस ट्रांसजेंडर जिन्होंने ये 3-4 साल पहले, जिस तरह नीली जी ने स्टार्ट किया था ये डे लाहौर में मनाना, मैं अभी भी एक्नॉलेज करूँगी उनको, तो ये 1999 में डे मनाया गया था। तो मैं जब पढ़ रही थी मुझे भी लगता था कि फैमिली की तरफ से जो एक वो रवैया आता है, जो आपको बाउंड करते हैं, मोल्ड करते हैं, फोल्ड करते हैं अपने मुताबिक, मतलब जो आप रियलिटी है, क्योंकि देखें हमें तो ये बताया जाता है कि हक और सच पे जियो, हमारा रिलीजन भी ये तो यही कहता बात है, है। बिल्कुल हाँ सही। जी, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो वही पेरेंट्स, वही सोसाइटी, वही प्रैक्टिकली नेबर्स, नजर नहीं आता। हाँ, वो क्यों हक और सच को फिर सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरा बिल्कुल ये ठीक है, क्वेश्चन था। बिल्कुल। और फिर मैंने उसके लिए, जिस तरह आपने पूछा मेरे से, मैंने उसके लिए खुद से स्ट्रगल की, उसके लिए आंसर फाइंड किए, उसमें लॉजिक देखी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मुझे गिव अप करना पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आता। जी, तो मतलब फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर था या फिर नेबर्स, फ्रेंड्स की तरफ से इस तरह से आपको लगा कि आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे? मेरी बात सुने, हर फैमिली तो आपकी फ़र्स्ट इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट स्कूल है, पहला प्रेशर ही वहीं से आ जाता है। अगर वही आपको गले से लगाएं, अपने दूसरे बच्चों की तरह समझें, तो शायद वो बाहर किसी और, हम ये शायद गुरुचेला जो कल्चर है वो उसमें भी ना जाते। बहुत अगर खूबसूरत वही बात की आप आपने। सीने से लगा लें, तो फिर उसके बाद हमारा कल्चर ये बना जिसमें हमें सपोर्ट मिली। बीइंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बी योर सेल्फ, बी योर रियल सेल्फ जो आप हैं। जब तक आप एक दोहरी ज़िंदगी जीते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप इमेजिन करें कि अगर आपको एक औरत की ज़िंदगी, आपको एक मर्द की जीनी पड़ जाए, तो एक दिन रिएक्ट करना कितना मुश्किल होगा, वो एक्टिंग होगी। तो आप ऐसे ट्रांसजेंडर्स को देखें जिनकी पूरी ज़िंदगी एक वो दोहरी ज़िंदगी गुजारने में गुजर जाती है। तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी पेनफुल। बिल्कुल ठीक बात है जुनैद, आपकी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मुश्किल है ये सब कुछ फेस करना। निशा, आपने भी बड़ा कुछ फेस किया और आपने भीख मांगी 10 साल तक, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई ऐसी की कि आपने अब नाम बना रही हैं। फैमिली की सपोर्ट आपको किस हद तक रही? क्योंकि मैं पढ़ा था तो वालिद ने भी आपको सपोर्ट किया था वकील बनने के लिए, कुछ डिटेल बताइएगा अपने हवाले से। देखिए, मैं जन्नत की बात को आगे बढ़ाऊंगी। जो रिजेक्शन होता है वो हमारी फैमिली से स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें वही रिजेक्शन सोसाइटी में देखने को मिलता है। अगर फैमिली हमें सपोर्ट करे, फैमिली दूसरे बच्चों की तरह ट्रांस बच्चे के साथ भी शुरू से ट्रीट करे, तो वो बच्चे मेन स्ट्रीम पर नहीं आते, ना वो रोडों पर आते हैं, ना वो कल्चर में जाते हैं और ना वो सोसाइटी को फेस करते हैं। ये वजह है। जैसा कि मैंने मैट्रिक के बाद घर मूव करके लाहौर से कराची आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा। क्यों? अगर एक स्टूडेंट को एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, रेंट नहीं होता। तो मैं कल्चर में आ गई, जो हमारा गुरुचेला सिस्टम होता है, मैं उसमें आई। वहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थे वो फेस करने पड़े। सबसे पहले तो मुझे पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए थी, एडमिशन के लिए, फिर रहने के लिए घर नहीं था। तो हमारी कम्युनिटी में गवर्नमेंट हमें कोई फंडिंग नहीं करती है, ना हमारे पर कोई डिपार्टमेंट फंडिंग कर रहा है, या हमारे लिए कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, कहीं से कुछ नहीं है। जिसके लिए हमारी कम्युनिटी को सोसाइटी ने सिर्फ इनको एक दीवार से लगाया हुआ है, जिसमें क्या होता है, या तो ये भीख मांगेंगे या फिर ये वेडिंग डांसिंग करेंगे। तो मुझे वेडिंग डांसिंग तो आता नहीं था, लेकिन मैंने कम्युनिटी के साथ रोडों पर बैगिंग स्टार्ट कर दी। तो जब 1-2 साल मेरा वेस्ट हुआ, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपनी स्टडी को जारी किया। तो फिर बस इसी तरह करते करते मैंने मास्टर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वकील बन के आप लोगों के सामने। बिल्कुल, एक वकील बन के हमारे सामने है और पूरी सोसाइटी के लिए एक मिसाल भी है। जन्नत, आपसे मैं पूछना चाहूँगी एक बात। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि ये गुरु चेला कल्चर उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। इफ़ यू वांट टू लीव योर फैमिली, दैट्स योर ओन चॉइस। बट जैसे अभी बताया, हमें निशा ने भी बताया कि उनको भी फैमिली छोड़नी पड़ी। आपके लिए कितना मुश्किल था? क्या आपकी अपनी चॉइसेस रहीं? फैमिली बिहेवियर्स क्यों बच्चों को ओन नहीं करते? माँ ने उसी तरह से पैदा किया होता है, सेम फीलिंग्स वैसे ही होती हैं। और ये हमारे एक ऐसे तबके से बाहर क्यों आता है जो फाइनेंशियली या एरिया वाइज डिप्राइव्ड हैं, जहाँ से ये गुरु कल्चर सिस्टम शुरू होता है? मैं चाहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस को, पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करें हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आई लिव विद माई फैमिली और मुझे लगता है हर दिन एक नया चैलेंज है और मैं पॉजिटिविटी और इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान पर उसके बोझ, जो वो बोझ उठा सकता है, उससे ज़्यादा आजमाइश नहीं डालते। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया है और मुझे एजुकेशन की नेमत से नवाजा है, तो आई थिंक वो मेरा चैलेंज, मैं उसको लेके चलती हूँ, अपनी फैमिली को सेंसिटाइज़ करती हूँ।
कभी कभी मैं ट्रैवल करके वापस आती हूँ और मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि जब मैं वापस जाऊँगी, मुझे बहुत फियर होता है कि मैं वापस जाऊँगी तो मेरी फैमिली का कैसा एटीट्यूड होगा मेरे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिव अप नहीं करती हूँ, मैं फिर दोबारा से समझती हूँ कि आज नया दिन है, अपनी फैमिली को सेंसिटाइज करती हूँ, उनको अच्छी चीज़ें करके दिखाती हूँ, शायद वो मेरे दूसरे बहन भाई भी नहीं कर पाए। एक हिस्ट्री बनाना। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ बचपन से लेकर आज तक कि आप हर्ट हुए हो बिहेवियर्स में, वो चाहे इमीडिएट फैमिली हो या एक्सटेंडेड फैमिली हो? कभी नहीं, कोई एक बहुत ज़्यादा behavior? दफ़ा हर मोड़ पर आई थिंक हाइड करने की कोशिश की जाती है हर मोड़ पर। इवन कि जब आपके बहन भाई उनकी शादी होने लगती है तो अब मैंने अपने सिबलिंग्स को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि हाँ मैं अपनी सिबलिंग थी, और जब उनकी शादी होने लगी तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी वजह से होगी। मतलब हाँ, उन्होंने ये नहीं देखा बिकॉज ऑफ जेंडर, क्योंकि आपका टैलेंट। आप अब देखिए मैं कानून पर काम कर चुकी हूँ, जो फेडरल पे कानून पास हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुल्क में हिस्ट्री बनाना, उसकी मैं स्टीयरिंग कमेटी मेंबर का हिस्सा थी। अपने मुल्क में एक हिस्ट्री बनाई है, मैं चाहती तो बाहर भी रह सकती थी, लेकिन मैं वापस आई और मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है मैंने इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ट्रांसजेंडर प्राइड करवाई, जो मार्च जिसमें हम सब बाहर निकले, सेलिब्रेट की अपनी आइडेंटिटी को। तो ये चीज़ें तो एक मतलब एक मर्द और एक औरत भी शायद एक कानून ना बना सके, लेकिन मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए थी अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, जो मुझे नहीं मिल पाई। और आप सोचें कि आप दुनिया फिर लिए हों और दुनिया ने आपको अप्रिशिएट किया हो और घर से आपको वो अप्रिसिएशन ना मिले, बजाय इसके कि आपको ओन करके प्राउड फील करें, आप उसको छुपाने की कोशिश करें, तो बड़ा दुख होता है। और निशा, आपको जब घर छोड़ना पड़ा, आपकी अपनी चॉइस थी या घर वालों ने आपको डिसोन कर दिया था? कोई एक इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखें कि कोई भी बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ता। घर में कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, या तो पेरेंट्स खुद बच्चे को घर से निकाल देते हैं या फिर हम खुद इस तरह करते हैं कि घर छोड़ देते हैं। मेरी फैमिली का उस दौरान मेरे साथ थोड़ा रवैया स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से मैंने खुद से ये फैसला कर लिया कि मैं घर से चली जाऊं, कहीं दूर जाकर अपनी मर्जी से अपने मुताबिक की ज़िंदगी गुजार सकूं। तो फिर मैंने जो मेरे ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स थे, मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने मुझे कहा कि चलो हम घर छोड़ के अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं। तो फिर इस तरह मैं अपने घर से अपनी कम्युनिटी तक आ गई। बिल्कुल सही कहा निशा आपने। निशा, इसमें कोई शक नहीं है, एक हिम्मत चाहिए होती है और इसमें साथ हम सबका चाहिए होता है। निशा, आपका बहुत शुक्रिया। जन्नत, कोई एक मैसेज जो आप जाते हुए देना चाहें हमारे लिए, कौम के लिए, क्योंकि हम लोग तो आपको सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आज के दिन की मुनासबत से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदार अल्फाज और ऐसे रवैये मत आप मतलब अपनाएं जिसकी वजह से हमारे ख्वाजसरा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा है आपने कि उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेरी या अबूज़र की है। और मैं जन्नत आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी लाइव टेलीविज़न पर। ये वो बिहेवियर है जो हमें चाहिए और मैं बता नहीं सकती कि मैं आपके ऊपर कितना फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरी न सिर्फ कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जाके आपने परफॉर्म किया, और ये तो और ज्यादा प्राउड की बात है कि जब आप वहाँ परफॉर्म करती हैं तो आपके नाम से पहले पाकिस्तान का नाम आता है। और अभी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ है मेरा, इंशाल्लाह अवार्ड भी मिलेगा आपको। हीरो एशिया अवार्ड है। अरे जबरदस्त। पाकिस्तान से नॉमिनेशन आया है, पूरी दुनिया में से अगर पाकिस्तानियों को चूज किया गया है, इसके लिए नॉमिनेट किया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई और प्राउड हो ना हो, मैं सीमल हाशमी आपके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रही हूँ। और मैं बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब इतनी स्ट्रगल के बाद यू मेक अप योर लाइफ, बड़ा नाम बनाना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, और ये फख्र है हमारा। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। हमारी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको, हम आपके साथ हैं और सपोर्ट हमारी हमेशा आपके साथ रहेगी। बिल्कुल। इसी के साथ हम आपसे इस घंटे के लिए इजाज़त चाहेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक पाकिस्तान में नाज़रीन, बहुत सी ज़बरदस्त जीप रैलीज होती हैं और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त होती है। Was too excited for this. कोई बात पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ फंबल हो जाते हैं। एनीवेज बाद में कर रहा था जीप रैलीज की। जीप रैलीज पाकिस्तान में हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल फेम वाली हो रही हैं। तो मुजफ्फरगढ़ में भी तीन रोज़ा जीप रैली का जो है आगाज़ हो चुका है। बिल्कुल, थल में ये जीप रैली जो है वो शुरू होने वाली है, जिसका आगाज़ मोहम्मद वाला टेले से होगा। और क्या ज़बरदस्त गाड़ियाँ जो हैं, जीप्स लोग पूरा साल तैयार करके प्लानिंग करके इनमें शिरकत करते हैं। दिस इज़ नॉट द मेन वन जो एक बहुत बड़े लेवल पर होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कैंपिंग करते हैं वहाँ पर, फिर बाकायदा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो अभी वहाँ पर सूरत हाल क्या है, आज फर्स्ट डे है। हमारे साथ वहाँ के ब्यूरो चीफ रजा मलिक मौजूद हैं, जो इस एडवेंचर को ना सिर्फ विटनेस करेंगे बल्कि आई एम श्योर इंजॉय ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो आपने, मैं आपको ये बताऊं, जी जी बिल्कुल, ये देखें, ये जंगल में मंगल का समा हुआ है और मैं आपको बताऊं कि ये मोटर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के मेगा इवेंट्स में शामिल है। ये मुसलसल 5वीं मरतबा थल डेजर्ट में ये रैली मुनक़िद हो रही है। थल डेजर्ट जो है वो एक तवील सहरा है जो ज़िला मुजफ्फरगढ़, ज़िला लिया, बकर और डर इस्माइल खान तक फैला हुआ है। इस सहरा में जो है वो बाकायदा तौर पर जो रेसिंग का अमल है वो गुज़श्ता 5 सालों से शुरू है और अब ये 5वीं थल जीप रैली में जो हर दफ़ा पार्टिसिपेशन होती है। इस दफ़ा भी स्टॉक कैटेगरी और प्रीपेड कैटेगरी में 81 गाड़ियों की 81 व्हीकल्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। कोरोना की वजह से आपको पता है गैर मामूली हालात दरपेश हैं, उस वजह से जो है वो थोड़ा सा सूरत हाल रही है कि दरपेश कि इसको किसी इजाज़त देनी है, लेकिन कोरोना के SOPs के मुताबिक इसको इजाज़त दी गई है, लेकिन इसको महदूद कर दिया गया है। पहले ये रैली जो है वो 210 किलोमीटर का ट्रैक था, जिसको अब निस्फ कर दिया गया है। 105 किलोमीटर का ट्रैक है जो जिला मुजफ्फरगढ़ हेड मोहम्मद वाला से शुरू होके खत्म होगा जिला लिया। रजा मलिक, ये बताएं कि ये जो ट्रैक है, आपने बताया कि छोटा तो कर दिया गया है, लेकिन तैयारियां कैसी की गई हैं? क्योंकि SOPs के हवाले से तो बात की जा रही है कि उसकी तो पूरी फॉलोइंग होगी, लेकिन जो कैटेगरीज हैं, वुमेन कैटेगरी भी इसमें शामिल है। और फिर ये बताइएगा कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया गया है प्रॉपर इस ट्रैक को? देखिए, ट्रैक जो है ये बड़ा एक जो चैलेंजिंग ट्रैक है। जो ड्राइवर्स हैं वो हमेशा से इस ट्रैक को अप्रिशिएट करते आए हैं कि इस पे जो टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं वो किस तरह से हैं, कि उनकी जो महारत है, स्किल्स जो है वो गाड़ी पे नहीं है, ये ड्राइवर्स की स्किल्स का जो इम्तिहान है उसका ट्रैक है। इस वजह से जितने बड़े बड़े ड्राइवर्स हैं वो इस ट्रैक को एडमायर करते हैं। और आज जो क्वालिफाइंग ग्राउंड होने जा रहा है, ये एक 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तमाम ड्राइवर्स को इसको कम से कम वक्त में कवर करना है। बिल्कुल सही कहा आपने रजा साहब। और जरा वहां से मेरा एक छोटा सा काम भी कर दें कि विमेन कैटेगरी तो शामिल हो ही गई है, मुझे फिर तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर दें कि ड्राइवर ट्रेनिंग कहाँ से करते हैं, किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अबू ज़र यहाँ बैठे और मैं आपके पास खड़ी हूँ और मैं कहूँ मैंने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इस तरह के एडवेंचर्स दुनिया में बड़े रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और हम लोगों को भी बड़ा शौक है। इसके लिए कह सकता हूँ कि बिस्मिल्लाह करें। देखिए, जी हाँ यानू आपको वेलकम कहेंगे। और देखिए, खवातीन बहुत बाहिम्मत खवातीन है। ये तशना पटेल से शुरू हुआ था, उसके बाद सलमा खान इसमें शामिल हुई और अब हर गुजरते साल के साथ जो है इस रैली में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन की पार्टिसिपेशन है। देखने वालों की तो यकीनी तौर पर बड़ी तादाद शामिल होती है। और जब आप सहरा का एक मजा ही अपना है। बिल्कुल सही, लोग डेजर्ट सफारी करने दुबई जाते हैं। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत डेजर्ट्स हैं जहाँ पे हम मेले लगा देते हैं, तो व्हाई नॉट। और रजा, आपने इतने सारे लोगों के नाम लिए ना, तो मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा कि उस नामों में आप मेरा नाम भी शामिल कर लें। वेल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन दिस फेस्टिवल। थैंक यू रजा, बहुत शुक्रिया। और ये जिस तरह से बात करें नादिर मगजी का इन्होंने जिक्र किया, वो भी भावलपुर के बहुत बड़ी ज़बरदस्त रैली में। इसके अलावा बाकी जो तमाम प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो बड़े वेल प्रिपेयर, उनकी जो सवारी है वो अच्छा, बस ठीक है, ना दें इतना सीरियस लेक्चर। मैं ऐसे ही कह रही थी, आउट ऑफ एडवेंचर कह रही थी। अगर प्रिपेयर किया जाए तो हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप तो कर लें, लेकिन मुझे लगा आप शायद मुझे सुना रहे थे कि सिमल आप नहीं कर सकते। नहीं, वो तो देखिए जीत गए ना हम, पार्टिसिपेट तो कोई भी कर सकता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग करके आ जाएंगे नीचे। बिल्कुल सही, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अभी से अपना एम बना लें। एंड आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, हॉबीज जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, व्हिच कीप्स यू ऑन ट्रैक। इतना मजे का होता है, कैंपिंग होती है, लोग वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं और 2 से 3 दिन रहते हैं जाके, पंजाब से, सिंध से, KP से, बलूचिस्तान से जाकर ये देखने के लिए और वो मंजर पे एंजॉय करने के लिए। अच्छा, मैंने आज तक जिंदगी में डेजर्ट नहीं देखा, मैं रेगिस्तान मैंने नहीं देखा। यहाँ से मुझे लगता है कि अब रजा
साहब का बैकग्राउंड मुझे इतना इंस्पायर कर रहा था कि दूर नहीं तो मैं साउथ पंजाब साइड पर ही जाकर एटलीस्ट कोई जिंदगी में एक दफा डेजर्ट जरूर देख लूं, उसके बाद डिसाइड कर लूं कि मैंने जीप रैली में शिरकत करनी है या नहीं। आप सिर्फ रैली को ऑब्जर्व करें, उससे अगले साल जाकर मैं ओके चलें जी, ये मेरा पूरा एक ट्रैक सेट हो गया जो मैंने अब करना है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जी एक और स्टोरी जो कि हमने डिस्कस करनी है, हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़ेर बहस रही, मॉडल वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक ने जो सोशल मीडिया पर अपने पैगाम दिए, फिर वीना मलिक ने भी इस पर बात की, दोनों के दरमियान जो बहस होती रही बच्चों को लेकर इस बार, क्योंकि तलाक तो हो चुकी है, डाइवोर्स इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला आया बच्चों की हवालगी का। बिल्कुल, साबिक शौहर वीना मलिक के असद खटक ने अपनी साबिक अहलिया को बच्चों को दुबई से पाकिस्तान स्मगल करने और बदनाम करने के इल्जामात के तहत 50 करोड़ रुपए का हर्जाना जो नोटिस है वो भी भिजवाया है, और फिर उनकी साबिक अहलिया से मुबैना गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन का जो एक वॉइस नोट है वो भी वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे वीना मलिक को, बहुत से लोग असद खटक को सपोर्ट कर रहे थे। बच्चों की हवालगी का ये मामला है, और इस पूरे सिचुएशन में क्या असल मामला है, किस तरह से इसके ऊपर जो है वो अब काम होने जा रहा है, क्योंकि असद खटक साहब ये कह रहे हैं कि उसको लीगली परसू करेंगे और अपने बच्चों को जरूर वापस अपने पास लेकर आएंगे। मामला है यहाँ पर क्योंकि बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं, दुबई में वो रहते थे और पाकिस्तान में इस वक्त वो मौजूद हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये सारा मामला है जिस पर हमने बात भी करनी है, और इस बात पर हमने ये देखना है कि क्योंकि कानूनी मामला तो एक तरफ, लेकिन ये सोच रही है क्योंकि डिस्कस भी हो रहा है तो इसके ऊपर बात होना जरूरी है। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच असद फॉर जॉइनिंग इन। सबसे पहले तो बहुत सिंपल सा सवाल कि ये मामला है क्या? हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सी बातें आ रही हैं, कभी वीना मलिक का बयान आता है, फिर आपकी स्टेटमेंट आती है। बच्चे इस वक्त आपके कहाँ पर हैं, बताइएगा योर साइड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी बड़ी स्ट्रेंज है और बड़ी हौलनाक है, बिकॉज ये अभी सिर्फ कस्टडी का केस नहीं रहा, ये पाकिस्तान की इज्जत वकार का केस बन गया है। मैं आप सबको बताता चलूं कि मेरे बच्चों का नाम ACL में है, दुबई के ACL में, और अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे स्मगल हुए हैं, वो भी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की हेल्प से, और पाकिस्तान के कोविड-19 फ्लाइट में 4 मई 2020 को वो लोग लाहौर उतरे हैं। और मज़े की बात ये है कि दुबई के सिस्टम में अभी तक मेरे बच्चे दुबई में शो हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ECL का वर्डिक्ट है कोर्ट की तरफ से, और दुबई वाले सोच रहे हैं कि बच्चे दुबई में हैं क्योंकि अमेरिकन सिटीजन है। मसले यहाँ पे बड़े ख़तरनाक हैं। एक तो इलीगल पासपोर्ट बनाया गया है मेरे बच्चों के लिए, जो कि मैं गैर मौजूदगी में, बगैर मेरे NOC के, बगैर दुबई कोर्ट के और दुबई US कॉन्सुलेट के कंसर्न से। केस बड़ा सीधा है। दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे हक में फैसला देते हुए बच्चे मेरी हवालगी करने का इनको नोटिस दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा ने कॉन्सुलेट के साथ मिली भगत करके मेरे बच्चों को पाकिस्तान भिजवा दिया है। अच्छा, जो आप ये बात कर रहे हैं, इट्स अ बिग वन। Do you have any proofs for that? I'm serious. I'm serious about that, and I'm behalf of you guys and आपके तवज्जुद से मैं चीफ जस्टिस साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लें। ये एक अगवा का केस नहीं है, ये कोई कस्टडी का केस नहीं है। इसमें मेरे मुल्क की बदनामी हो रही, इसमें मेरे पाकिस्तान की बदनामी हो रही, क्योंकि दुबई की टेरिटरी को वायलेट किया गया है। लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ कि बच्चे आपके पाकिस्तान में हैं? आपने कोई पिक्चर्स देखी हैं, कोई वीडियो पे बात हुई है, किसी ने आपको इन्फॉर्म किया है? आपको कैसे मालूम है कि मेरे बच्चे जो है पाकिस्तान में है, US कॉन्सुलेट के साथ उनका कांटेक्ट है। US कॉन्सुलेट कराची का उन पे एक लम्हे का उनकी नज़र है। इसके अलावा मोहतरमा साहिबा ने मेरे ऊपर एक नोटिस और एक समन भेजा था पिंडी से, फैमिली कोर्ट से, कि हमें 5 लाख महीने का हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे पता चला, और मुझे शौक तब हुआ कि वहाँ पर मोहतरमा ने मेरे बच्चों का पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ था। ये भी शो नहीं किया था कि ये अमरीकी हैं। मोहतरमा से आप ये पूछें कि मोहतरमा, एक तो आप आ नहीं रहे टीवी के ऊपर, एक तो आप मेरे इल्जामात का भी वो नहीं, कि ऊपर से थ्रेट्स भी दे रही हैं, और अमेरिकन पासपोर्ट किधर है? अमेरिकन पासपोर्ट मेरे पास दुबई में है,
अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर ECL अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर ECL का स्टैंप लगा हुआ है और दुबई के वो रेजिडेंस है। पाकिस्तान का उनका क्या ताल्लुक? असद, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऑब्वियसली बच्चे ड्यूल नेशनल हो गए अगर उनका पाकिस्तान का भी पासपोर्ट है, विच इज़ नॉट इलीगल। दुनिया में लोगों की ड्यूल नेशनैलिटी होती है और उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल किया तो जो अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर ECL था तो वो टैग उस तरह से शो नहीं हो सका। आपने थ्रेट्स का भी जिक्र किया और जी 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 आप बड़ी सादा हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, दुबई के रेजिडेंस, मेरे बच्चे रेजिडेंस है दुबई के अंडर मेरे स्पॉन्सरशिप पे, जी जी। उनके पासपोर्ट के ऊपर दुबई का वीजा लगा हुआ है। किसी भी मुल्क के लिए आपने जब जाना होता है और आना होता है तो एंट्री और एग्जिट स्टैंप लगा होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर इस एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से, जो कि कौंसल जनरल से इन्वॉल्व है, मैं क्लियरली इल्जाम लगा रहा हूँ, कौंसल जनरल इन्वॉल्व है और उसके टैची भी इन्वॉल्व है, मंसूर शाह और अमजद साहब है या जो भी नाम है उनका, वो दोनों इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वीना मलिक वहां जाती थी, मेरे सोर्सेस के मुताबिक वो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, पीछे के दरवाजे से ऊपर रूम लेके जाते थे और रावी रेस्टोरेंट बाहर दुबई से इनके लिए खाने आते थे और हजारों ये देखें, ये सारा मामला आपके सोर्सेस ने कह दिया और चले आपने ये बता रहे हैं हमें, मामला फिर वही है कि आप देखें असल मामला ये है कि जब आप ये बताइएगा जरा प्रिसाइसली, ताकि हमें बात क्लियर हो जाए आपकी, कि आप कहाँ थे जब बच्चे वहाँ से गए? आप अगर अमेरिका में थे तो किसने बच्चों को जाने दिया दुबई से? फिर जो लाहौर पहुंचे हैं यहाँ पर क्या प्रूफ है या वो पाकिस्तान में? ये प्रूफ अभी तक आप वाज़ेह नहीं कर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया। आपको अगर याद है कोविड जब शुरू हुआ, मैं अमेरिका में अपने घर में था, ठीक है, मेरे बच्चे दुबई में थे और मैं 110% श्योर था कि दुबई से ये मूव नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी केस चल रहा है और उनके ऊपर उनका नाम ECL में है। जब किसी का नाम ECL में होता है वो कोई भी ताकत उसको सुपरविजन तो किसी की होगी ना जिसके पास वो होंगे। सुपरविजन किसकी थी उस टाइम बच्चों के ऊपर? सुपरविजन जो थी, इसने बच्चे मेरे हाइड किए हुए थे, उसके अब मैं मोहतरमा के पास थी, लेकिन हाई कोर्ट में केस चल रहा था कस्टडी का। जैसे मैंने आपको मेंशन किया 10 जून 2020 को वो मेरे हक में आ गया है। वो आप अगर उसकी कस्टडी के पेपर पढ़ें, एक अरेबिक वर्जन है और उसका इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश वर्जन में अगर आप पढ़ें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक है। उसमें क्लियरली जज साहब ने लिखा हुआ है कि मुहतरमा जो है आउट ऑफ कंट्री रहती है, जो मैंने पहले भी बताया है, और मुहतरमा ने मेरे बच्चे एक स्ट्रेंजर बंदे के पास रखा हुआ था। और इसके अलावा मेरे बच्चे, उसकी जो छोटी बहन आई थी विजिट वीजे पे रह रही थी, बच्चों के लिए वो कोई भी उनके साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है कानूनन। माँ को अगर माँ के पास रहती भी हैं तो माँ होनी चाहिए, लेकिन मुहतरमा होती ही नहीं थी अपने बच्चों के साथ मंथ महीनों। अच्छा असद, आपने बीच में ये भी कहा कि एक कुछ थ्रेटनिंग्स की जा रही हैं आपकी साबिक अहलिया वीना मलिक की तरफ से। हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भी है, मैं उस पर आपका कमेंट जरूर शामिल करूंगी, लेकिन मैं जस्ट टू बी प्रिसाइज वो क्लिप जरूर सुनवाना चाहती हूँ ताकि लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हम कौन से वाली ऑडियो की बात कर रहे हैं। दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी की औलाद, मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया और पैसे उसको वापस कर दो, ठीक है ना, और दफा हो जाए। ये वो तमाम वीडियोस जो हम ऑडियो जो हम पूरी तरह से सुना नहीं सक रहे थे क्योंकि उसके अंदर कुछ गालम गलोच के अल्फाज थे जिसे हमने ऑब्वियसली म्यूट कर दिया। और असद, आपको हम ये भी बता दें क्योंकि बीइंग अ मीडिया वी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड हम कोई एक साइड चूज नहीं करते, वी जस्ट वांट टू क्लियर द थिंग्स। तो हमने वीना मलिक साहिबा से रब्ता भी किया, उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट थोड़ा सा मेरे प्रोड्यूसर के साथ बदतहजीबी के साथ उन्होंने बात की। मुझे एक बात बताएं, जो अगर मैं झूठा हूँ तो मोहतरमा आप आए, आप तो ड्रामा क्वीन है, आपको तो एक छोटी सी चिंगारी की मीडिया भी नजर आए तो आप बाहर आ जाती, क्यों नहीं आती? इतने दिनों से मैं ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, मीडिया के ऊपर मैं बैठा रहता हूँ। और मजे की बात, एक बात बताऊँ आपको, कल इसने एक यूट्यूबर को ब्लैकमेल किया था, उसको फोन किया था। अगर आप मेरी ट्विटर पे जाएं, उसको इनके भाई ने, जो कोकर साहब अपने आप को कहते हो, जिसका वकील है, उन्होंने इसको फोन किया था। एक बच्चे जुनैरा माहम नाम है उस लड़की का, यूट्यूबर, उसने इनका पहले इंटरव्यू लिया, फिर मेरा मौकफ जाना। अच्छा। जब मेरा मौकफ जाना, जब इंटरव्यू गया और लोगों ने उसको मतलब वायरल हुआ, तो इस मोहतरमा ने उस लड़की को फोन किया। और आज अमेरिका के सुबह के टाइम वो लड़की मुझे बार बार फोन करी थी, मैं कहीं मीटिंग में बिजी था, तो मैंने कहा अच्छा, कहते मैंने आपसे इमरजेंसी में बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ?
कहते हैं मुझे इन्होंने रात को 1 बजे फोन किया, मैंने कहा मैं आपकी सो रही हूँ, सुबह बात कर ली। कहते हैं नहीं, हमने आपके ऊपर साइबर क्राइम में पर्चा काट दिया है। लेकिन वो तो एक अलग ऑब्वियसली मामला होगा, वो नहीं, तो ये अलग नहीं है सर। लेकिन ये आप देखें कि इस वक्त हमने आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आपके ऊपर भी पर्चा कटेगा साइबर क्राइम की मेरे खिलाफ बात। हमने तो उन्हें कॉल किया है, उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया है और उन्होंने बैठ जाए। असद उन्होंने अब रिस्पॉन्ड किया हमें और उन्होंने कहा है कि आप हमारे वकील से बात करें, वीना मलिक के जो वकील हैं उनसे हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। बात यह है, उनका ये छोटा भाई है वकील, ये प्रेशर में आया हुआ है, ये इनके घर में ही रहता है, मोहतरम जो है इनके घर में ही रहता है। अच्छा। और मुझे यही पता है कि मैं उनकी बातें डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैं आपकी तवस्सुत से फिर कहता हूँ मीना मलिक साहब आप आए, लेकिन इससे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लें। इसने मेरे घर वालों को ट्रैक किया है, इसने मुझे क्लियरली बोला हुआ है कि मेरी बहनों को और मेरी माँ को ट्रैक किया हुआ, और इसके अलावा इसने पाकिस्तानी इज्जत वकार के साथ खेला है। और मैं एक चीज और ऐड करता चलूं, हमने हर जगह पे लेटर सर्व किए हैं, DGFIA को लेटर सर्व किया है और DG पासपोर्ट ऑफिस को भी सर्व किया है। 27 अक्टूबर अगर आप स्क्रीन पे चला सके, कोई रिस्पांस नहीं है। मैं ट्वीट करके सारे नोटिस जो आपने हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं असद, वो हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात जानना है कि स्कैंडल्स क्यों हो रहे हैं, क्यों होते हैं? आपकी खुला और डाइवोर्स का टाइम भी हमें याद है कि बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर बात आई थी, इट वाज़न्ट दैट सिंपल। फिर कस्टडी केस जब मीडिया के ऊपर आया तब भी बहुत सी बातें आई, वीना मलिक साहिबा की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। अब बच्चों की हवालगी का केस है जो क्लियरली यू हैव वन द कस्टडी केस ऑन जून, बट आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मई में वो वैसे ही पाकिस्तान ट्रैवल कर गए थे। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू कम टू पाकिस्तान एंड फेस ऑल द चार्जेस जो वीना पाकिस्तान के कोर्ट में लेकर चल रही हैं? Why all these scandals? मैं जो आपको कहूँ, मैंने मेरा अटर्नी ऑलरेडी लगा हुआ है। इनका जैसे आपके प्रोग्रामों में इनका कोई आता नहीं है, इसी तरह कोर्ट में भी इनका कोई वकील नहीं आता। 4 तारीख को भी डेट थी और कल जो थी, कल भी एक डेट थी, दोनों डेट नहीं आए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी वहां पे उसको चैलेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंसिल भी हो गया है। और इन्होंने जो गपले किए हैं, इन्होंने जो नंबरियां की हैं, आप मुझे एक बात बताएं, चलें पासपोर्ट भी आप कह रहे हो ड्यूल है, वो बन गया, वो कॉन्सुलेट मुझे एक्सक्यूज कर देगा, हमें पता नहीं था आपका सिग्नेचर है या नहीं, आपकी परमिशन है नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक कंट्री में दुबई में उनका नाम ECL में, करेक्ट, बच्चों का नाम ECL में है, वो मूव नहीं हो सकते। आपके कौंसल जनरल साहब ने और उसके टैची साहब ने उनको फ्लाइट में कैसे बिठाया, PI की फ्लाइट में? लेकिन ECL में नाम, अब ये देखिए, अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी भी बात करें तो ECL में नाम उनका USA का पासपोर्ट है। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इट विल ट्रैक बैक। आप समझ नहीं रही हैं, USA का पासपोर्ट हो या पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, अगर USA का पासपोर्ट हो या पाकिस्तान का नाम है तो है। यानी मरियम नवाज का अगर ECL में नाम है, अगर मरियम नवाज को UK का पासपोर्ट दे दिया जाए तो क्या आप उसको छोड़ेंगे? तो नहीं हो सकता एक शख्स दो भी पासपोर्ट हो। लेकिन असद अभी तक आप ये नहीं बता सके कि किस तरह पता लगा कि बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपने कहा कि मुझे बस पता है, ये कंफर्म नहीं हुआ। इसने पिटीशन डाली थी मेंटेनेंस की, उसमें क्लियरली एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है लेकिन बच्चे जो है ग्रीक वेस्ट अपार्टमेंट में है कराची में। एज आई सेड टू यू, US कॉन्सुलेट, US गवर्नमेंट, इनका नजर है इनके ऊपर, क्योंकि ये बच्चे जो है US सिटीजन है और वो मेरे साथ कांटेक्ट में है। इनको कॉन्सुलेट कराची में बुलाया गया, इसके खिलाफ वेलफेयर केस भी ओपन किया US एम्बेसी ने। आपका तमाम मामला सामने आया और आपने इस पर बात भी की। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वीना मलिक साहिबा के लॉयर से हमारा राब्ता हुआ है और वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद तनवीर खोकर साहब, आप का शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। दूसरी लाइन पर हमारे असद खटक मौजूद थे। मामला था बच्चों की हवालगी का। ये कहा जा रहा है कि बच्चों की हवालगी का केस असद खटक जीत गए थे दुबई कोर्ट में, लेकिन उनको पाकिस्तान इलीगली स्मगल करके लाया गया, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप कोर्ट में नहीं जाते, इस पर क्या सिचुएशन है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर, इसमें मैं छोटी सी एक अर्ज कर दूं कि इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बच्चों की कस्टडी मेरी सिस्टर और मेरी जो क्लाइंट हैं वीना मलिक, उनको दी हुई थी। ठीक है जी जी,
बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, और सेकंडली ये कि इन दोनों का एक रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट हुआ आप दुबई से कैसे बच्चे को लेके आए हो, ये पूछ ले क्वेश्चन। हमारी जो बहन है वीना मलिक, उनका एक रिकंसिलिएशन एग्रीमेंट हुआ था दुबई में, और उसके तहत असद ने बच्चे जो हैं वीना के हवाले किए हुए थे कि बच्चे माँ रखेगी, और मुझे इस चीज पे कोई एतराज नहीं है। वो एक एग्रीमेंट है, वो मैं आपके साथ। तनवीर साहब, अभी असद साहब बता रहे थे दुबई में कोर्ट में ये केस चल रहा था कस्टडी का, और असद खटक 20 जून को वो केस जीत गए और कस्टडी बच्चों के हवाले कर दी गई। तो फिर असद, तनवीर साहब तो कह रहे हैं कि आपने खुद गार्डियन वीना मलिक को चूज किया था। तनवीर साहब, मेरे प्यारे एक्स साले साहब, मेरी बात सुनिए आप, मेरे प्यारे एक्स साले साहब, ठीक है। आपकी बहन को 2018 में मैंने कस्टडी दिया, नो प्रॉब्लम, किसी कहने पे दिया कि वो माँ है तो माँ की मैंने रिस्पेक्ट की। लेकिन आपकी खूबसूरत प्यारी बहन ने मेरे बच्चों को जो जलालत वाली जिंदगी दी 1.5 साल में, उनके साथ एक मर्द को रखा और खुद मोहतरमा आउट ऑफ कंट्री रहती थी। फिर जब मैं 20 सितंबर 2019 को दुबई पहुंचा अमेरिका से, और जो बच्चों की हालत दी की, अगर मैडम आपको मैंने कुछ पेपर भेजे, कुछ एफआईआर में वीना मलिक के खिलाफ हैं, वो अरबी में है लेकिन मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। एक एफआईआर जो कटी है 20, आप देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि 20 सितंबर 2019 को ये असद खटक असद आया हुआ है, उसने बरहना थे, बच्चों के साथ एक मर्द था। आगे सुने मेरी बात, वो सब कुछ हुआ। इसके बाद मैं कोर्ट गया और मैंने कहा ये रिवोक कर दो, मैंने कोई कस्टडी इसका नहीं देनी। और उसके बाद उसका ये फैसला 10 जून 2020 को इसलिए आया, और थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ कि कोविड तो बेसिकली आपकी पूरी दुनिया बंद थी। दुबई कोर्ट से ये फैसला आ गया था आपके हक में। तनवीर साहब, कोर्ट में दुबई के इस वक्त मामला था वो असद खटक के हवाले से है कि उनके लिए आ गया है। आप कैसे बच्चों को लेके आए हो? पूछ रहे हैं पाकिस्तान बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, उनके मुताबिक बच्चे पाकिस्तान कैसे आ गए जब ईसे में नाम था दुबई में? सर मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ असद साहब। एक तो आप थोड़ा सा इखलाकियात को थोड़ा सा मद्देनजर रखें। मेरा ये प्रोफेशन है, मैं लॉयर हूँ, आप मेरे साथ पर्सनल ना हो। सेकेंडली सर बात यह है कि जहाँ तक मामला है बच्चों से रिलेटेड, ये खटक साहब ने बच्चे खुद एक जब कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट के तहत, मैं आपको लीगल इसका भाई यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने दिया था, वो कैंसिल हो गया है, दुबई हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही बात? फिर वो कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग तनवीर साहब, असद खटक ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो हवालगी के लिए अग्रीमेंट दिया था वो रिवोक हो चुका, वो खत्म हो गया, एक नया ऑर्डर और नया डिसीजन आ गया, कस्टडी उनको मिल गई। बच्चे पाकिस्तान कैसे आए, बस ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। अगर उसके बाद कोई फर्दर एग्रीमेंट करेंगे, वो एग्रीमेंट तब रिवोक होगा, अदरवाइज जहां तक बच्चे पाकिस्तान भाई साहब ये बताओ जी तनवीर साहब। मैडम अगर बच्चे पाकिस्तान आए हैं तो बच्चे डुअल नेशनल है। उसके बाद जहां तक बात रही असद साहब के, भाई साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे तनवीर साहब? बच्चे डुअल नेशनल है भी तो कैसे है? उनका नाम ईसीएल में है। जी तनवीर साहब, वो कह रहे हैं कि ईसीएल में जब नाम है एक ही शख्स के, चाहे 4 पासपोर्ट हों, वो एक शख्स है, वो पाकिस्तान कैसे आ गए? क्योंकि नाम उनका ईसीएल में था, चाहे वो कोई भी पासपोर्ट हो, वो पाकिस्तान कैसे आ गए? उनकी एग्जिट नहीं लगा हुआ उनका पासपोर्ट। पाकिस्तान ऐसे है जब असद साहब ने खुद इजाजत दी है, इन्होंने साइन किए हैं। अच्छा, ये बंदा कह रहा है, ये आप नोट कर लें, ये बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे, आई एम रिक्वेस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक अ सुमोटो एक्शन राइट नाउ बिकॉज़ आई एम नॉट। अच्छा, उनकी आवाज हमें क्लियर आने दें, आप लेट हिम कंप्लीट। हमें तनवीर की बात समझ में इस तरह नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं। जी तनवीर आप बोलिएगा। गो अहेड, सुन रहा हूं मैं। जो एग्रीमेंट साइन किया था असद, उस एग्रीमेंट में ये लिखा था असद ने कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि वीना मुझे कुछ अर्सा अपने फ्लैट में रहने दे, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और जॉब भी नहीं थी ना। तो इन्होंने कहा था भाई वीना मुझे कुछ अरसा इस अपने फ्लैट में रहने दे, तो बच्चे जो है बच्चे ये अपने पास रखें, मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं है। इससे पहले ये हुआ था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जब इनकी सुलह करवाई थी तो इनका ये प्रॉब्लम था कि ये जॉब नहीं करते थे। तो मौलाना तारिक जमील से इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जॉब करूंगा और मैं अपने बीवी बच्चों को मेंटेन करूंगा। तनवीर साहब मैं कथा कलामी माफ कीजिएगा, एक सेकंड। बच्चे कैसे लेके आए हो? जी मैं भी यही पूछने वाली थी तनवीर साहब। वो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड रही और सब कुछ सामने भी रहा। करंट सिचुएशन की अगर बात करें, अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि अगर दुबई की ईसीएल में बच्चों का नाम है तो बच्चों ने ट्रैवल कैसे किया। दूसरा,
आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालत में केसेस चल रहे हैं, अभी असद खटक ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि आप लोग अदालत पेश नहीं होते, इवन पाकिस्तान में भी केसेस को परसू नहीं करते। ऑल्सो वीना मलिक साहिबा की एक ऑडियो भी लीक हुई जिसमें वो क्लियरली थ्रेट कर रही हैं उनकी फैमिली को भी। इन तीनों चीजों को काइंडली क्लियर कर दीजिएगा, माजी में जो हुआ वो हमने देखा है। अच्छा मैडम, ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो तो जब इन्वेस्टिगेट होगा, आपको पता है कि आजकल के एडवांस कम्युनिकेशन के दौर में ऑडियो पे कोई ना कोर्ट्स रिलाय करती हैं ना कोई और इंसान रिलाय करता है, इसलिए कि इनकी रिलायबिलिटी नहीं होती। सही है। आप एडिट कर सकते हैं इनको। आप डिनाई कर रहे हैं कि वो वीना मलिक साहिबा नहीं है। से कह रहा हूं कि ये व्हाट्सएप पे मोहतरमा ने मुझे ऑडियो भेजी है, बेशक मौजूद है, आपको अपना मैं मोबाइल दे दूंगा, फोरेंसिक हो जाएगी, फोरेंसिक से चेक हो जाएगा, सब कुछ हो कर ले। ठीक है, फोरेंसिक से चेक हो जाएगा। नेक्स्ट तनवीर साहब, नेक्स्ट सवाल। तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रॉपर जो आप इससे एक क्वेश्चन करें सर कि आपने बच्चे को दुबई से कैसे निकाले, पाकिस्तान की सालमियत पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। असद आप थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो तनवीर साहब क्लियर कर सकेंगे। जी तनवीर साहब चलें, गो अहेड, आई एम लिसनिंग। अच्छा मैडम, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब माँ और बाप बच्चों के नेचुरल गार्डियन होते हैं, जब माँ बाप दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बच्चे जो है माँ के पास रहेंगे, तो फिर बच्चे अगर कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो वो इलीगल नहीं होता, क्योंकि माँ बाप दोनों नाम ईसीएल में था ना मामला, ये नाम ईसीएल पे था। आप ये यार सुने मेरी तनवीर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप एक चीज को ये छोड़ दें कि एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट प्रूव हुआ है, वो खत्म हो गया, रिवोक हो गया। दुबई हाई कोर्ट ने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। आपके पास वो पेपर नहीं है, आपकी तवज्जुह से मैंने आपको पेपर दिया और टीवी दिखा रहे हैं, इस भाई साहब को भिजवा दें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनका एग्रीमेंट हुआ था 2018 में, तो जज ने वो कैंसिल कर दिया है। करंटली 10 जून 2020 को असद खट्टक को कस्टडी मिल गई है। ये क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन ये है तनवीर, सुनिए मेरी बात, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का नाम ईसीएल में अमेरिकन पासपोर्ट किधर है? आप क्वेश्चन मुझसे नहीं कर वो पाकिस्तान आए कैसे? तीसरा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, मैं बाप हूँ बच्चों का। इस सवाल का जवाब दे दें जो सभी पूछ रहे हैं। आप तनवीर साहब कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो लीगल लॉयर भी हैं वीना मलिक साहिबा। बता दें, आपको जी मैं पूछ रही हूँ असद, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें। जी खोकर साहब। जी मैडम, उसके बाद जहाँ तक बच्चे लाने की बात है, बच्चे डुअल नेशनल हैं और डुअल नेशनल बच्चे, माँ डुअल नेशनल बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बच्चे अगर ट्रेवल करके यहाँ आते हैं तो इसमें किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी नहीं है, क्योंकि माँ नेचुरल गार्डियन है। नेचुरल गार्डियन उसे मैंने या आपने नहीं बनाया, माँ को नेचुरल गार्डियन अल्लाह की जात ने बनाया। अच्छा, लेकिन नहीं, असद एक मिनट, असद रुकिएगा, दुबई के रेजिडेंट्स हूँ, असद रुकिएगा। तनवीर आप कह रहे हैं कि एग्जिट लगे। असद एक सेकंड रुकिएगा जरा। तनवीर आप कह रहे हैं जो मदर हैं वो नेचुरल गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन होंगी, लेकिन इसके साथ साथ ईसीएल एक कानूनी नुक्ता होता है। ईसीएल में नाम हो तो कोई शख्स किसी की मर्जी के बगैर, जब तक वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे, वो नहीं जा सकता। दुबई से बच्चे पाकिस्तान कैसे आए, इस सवाल का जवाब बस क्लियरली दे दीजिए। सर तो ये अगर इलीगल होता तो दुबई गवर्नमेंट आने ही ना देती। एग्जिट स्टैंप लगी है बच्चों के पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ तनवीर साहब, आपकी इमिग्रेशन में उनका सारा रिकॉर्ड होता है। अगर वीजा ही नहीं है बच्चों को लाना तो दुबई में एग्जिट कैसे हो सकता है? एंट्री नहीं, एग्जिट कैसे हो गया उनका? दुबई में ठीक है, ये पूरा मामला ऑब्वियसली एक लीगल सिनेरियो में भी जाता है। खटक साहब और तनवीर साहब आप उसको पाकिस्तान में परसू भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जिस तरह असद ने तमाम डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुंचाए, जिसमें दुबई कोर्ट का डिसीजन भी है कि कस्टडी उनके पास है, बच्चों की अमेरिकन पासपोर्ट की तस्वीर भी हैं, दुबई में जो उनका पूरा वो अकामा है जो असद के साथ ही अटैच्ड है उसकी तस्वीर भी हैं। तो तनवीर साहब हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए ही वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके पास मौजूद हैं वो हमें प्रोवाइड कीजिए कि ये इलीगल नहीं था, इसमें ईसीएल का कोई रूल नहीं था, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल किए, तो वो तमाम चीजें अगर आप भी प्रोवाइड कर देंगे तो आई थिंक आपका बयानिया ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और तनवीर साहब इसमें सिर्फ एक ही पेपर अगर हमें मिल जाए जो कि हम प्रूफ के साथ हो कि एग्जिट स्टैंप लगी हो पासपोर्ट पे, क्योंकि उसके मर्जी उसके बगैर आप नहीं ट्रैवल कर सकते। एग्जिट स्टैंप वाला पेपर अगर आप भेज दें तो हमारे तमाम ये सवाल खत्म हो जाएंगे। सर मैं ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपको मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। और सेकेंडली सर मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात ये करना चाहता हूँ जी कि देखें काफी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे काफी ये शोर मचा हुआ था कि बच्चे जो हैं वो असद को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैंने असद साहब से 2 के 3 दफा राब्ता करने की कोशिश की और मैंने इन्हें कहा है कि आप बच्चों के बाप हैं। कब किया आपने राब्ता सर? आपने राब्ता कब किया है मुझे बताएं।
मैं अभी शेयर कर दूं आपकी स्क्रीनशॉट का, आपकी बहन को मैंने कितनी मेरे बच्चों के बर्थडे तक उसने मुझे नहीं दिखाया। अब आप ये झूठ का बोलना बंद कर दें मेहरबानी करके। कब रब्ता किया आपने मेरे साथ? मैं सबके सामने आपसे पूछ रहा हूं, कब रब्ता किया आपने? कर रहे क्यों नहीं बच्चों से मिलना चाह रहे? वो कह रहे हैं कि खोखर साहब आपने कब रब्ता किया था असद खटक साहब से? मैंने सोशल मीडिया के थ्रू जो है इनको मैंने मैसेज, मतलब आपने सोशल मीडिया पे क्या ट्वीट किया है कि आपने पर्सनल मैसेज किया उनको? देख रहे हैं आपको बच्चे मैं मिलवाता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं ये ऑन द रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ ये बात। सही। तो खटक साहब आपके लिए एक सवाल है मेरा, लेट्स वाइंड इट अप। जैसे तनवीर खोखर साहब ने कहा कि वो अपने तमाम सबूत हमसे शेयर करेंगे और हम वो स्क्रीन पर चलाएंगे, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। तनवीर खोखर साहब आप जरूर वो शेयर करें, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली पूरा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर। लेकिन खटक साहब मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे खोखर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, उन्होंने बच्चों की जो खर्चा है उसका केस भी दायर किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप आके बच्चों से मिल भी लें, खर्चा भी दें, तमाम सॉर्ट आउट करते हैं, क्या आप पाकिस्तान आके केसेस फेस करेंगे? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो पेरेंट्स ने मेंटेनेंस का जो 2 नंबर केस किया था, जो सभी था, वो मेहरबानी इसको भाईजान को ये बताएं तनवीर साहब, वो कल डिसमिस हो चुका है, क्योंकि आपकी अदम जो क्या कहते हैं कि आप आते नहीं थे और जज साहब ने कैंसिल कर दिया। ये टूपी ड्रामा जो है ना, ये बंद कर दिया आप दोनों बहन भाई। कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप? मेरे बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं छोड़ सकती कि मुझे मुझसे ना मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ कानूनी। जी खोखर साहब। मैडम हम कोर्ट में केसेस अपने परसू कर रहे हैं और जो है जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, क्या कोर्ट से केस डिसमिस हुआ है कल? मैडम केस कोई कैंसिल हमारे केसेस नहीं हुए। कोर्ट में हमारे जो मेरे जो जूनियर्स हैं वो पेश हो रहे हैं, केसेस को परसू कर रहे हैं। हाँ अलबत्ता कोरोना की वजह से डिले जरूर हो रहे हैं। ठीक है, हम प्रूफ का वेट कर रहे हैं, वो पेपर का एग्जिट स्टैम्प का वेट कर रहे हैं। अगर वो आ जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, इस पर बात करेंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे आप दोनों को यहाँ पर दावा दें और इस पर बात करें। बिल्कुल। असद खटक साहब ने तो तमाम जो प्रूफ प्रोवाइड किए वो हमने स्क्रीन पर चलाए भी। एंड तनवीर खोखर साहब काइंडली अगर केस जो चल रहा है कोर्ट में उसका डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दें। जाने से पहले मैं एक चीज करूंगा, जाने से पहले प्लीज मेरी एक स्टेटमेंट ले लें, क्योंकि ये एक आम नेशनल सिक्योरिटी की इशू के ऊपर आया हुआ है। एक कंट्री का आपने वैल्यूएशन किया, वो उनकी कानून का वैल्यूएशन किया, उनकी टेरिटरी का वैल्यूएशन किया, ठीक है ना? आप समझे सिचुएशन को, मांग लिया है, समझे ये सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। जी सर, ठीक है। थैंक यू सो मच असद फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच तनवीर खोखर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। ये सारा मामला आवाम के सामने है, लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट अंटिल वी गेट डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिफिकेशंस एंड जो भी उनके पास सबूत मौजूद है तनवीर खोखर साहब के साथ, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। इनकलाबी शायर और दानिश्वर फैज़ अहमद फैज़ की आज 36वीं बरसी मनाई जा रही है। नाज़रीन उनको हम याद कर रहे हैं। उनका एक लाजवाल शेर है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आज भी लोगों की ज़बान ज़र-ए-आम है, उनको हर जगह पे इंटरनेशनली याद किया जाता है। और मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल और अगर हम बात करें गालिब की, तो उर्दू शायरी में ये तीसरा बड़ा नाम शुमार किया जाता है। बिल्कुल तीसरा बड़ा नाम। और इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के उन खुशकिस्मत शोरा में शामिल होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में ही बेपनाह शोहरत, मकबूलियत, अज़मत, मोहब्बत मिली। मद्दाह आज भी उनको याद करते हैं और उनकी जो लेगेसी है वो उनकी फैमिली में इंटैक्ट है और वो उसको आगे लेकर चल भी रही है। फैज़ अहमद फैज़ ने 5 दहाइयों तक अदब शनासों को अपनी शायराना तख्लीक के सहर में जकड़े रखा। और ये फैज़ की शायरी का ही कमाल था कि ज़िंदगी में ही उन्हें इतना ज़्यादा फेम मिल गया, इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिल गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनसे मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं और आज चूँकि हम उनको याद कर रहे हैं तो आज हम उनकी फैमिली से बात करेंगे। उनकी बेटी सलीमा हाशमी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं फैज़ साहब के बारे में आज वो क्या कहेंगी। उनको याद कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सलीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा फैज़ साहब एक एहसास शख्सियत हैं, उनको 3 नस्लें अब तक हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और उनको याद करते हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? उनकी शख्सियत का सबसे अहम पहलू मेरी नज़र में
उनकी इंसान दोस्ती और अमन पसंदी थी। मेरे ख़्याल में यही उनके कहने के मुताबिक यही उनका बुनियादी अक़ीदा था और यही उनकी शायरी का पैगाम है। बिल्कुल सही कहा आपने सलीमा हाशमी साहिबा। उनकी शायरी को इनकलाबी शायरी भी कहा जाता है, ख़ास तौर पर जब एक पूरा केस भी चला और वो हिरासत में भी रहे, उन्हें जेल भी हुई, वहाँ पर जो उन्होंने नज़में लिखी, जिस तरह से शायरी की, उसको भी इनकलाबी शायरी कहा जाता है। क्या कहेंगी उस पर आप? दस्ते सबा और जिंदानामा जी जी दोनों उनके असीरी के दिनों की तसानीफ़ हैं और मेरे ख़्याल में दोनों किताबों में शायद जो सबसे अहम पहलू हैं वो एक तो फैज़ का ये यकीन कि शाम फ़िराक़ के बाद वसल की भी उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो पता चलती है वो उनके अपने मुल्क, अपनी सरज़मीन, अपनी कौम से जो एक बेपनाह मोहब्बत थी, जो कि उनकी इंसान दोस्ती का एक पहलू था, एक जुज़ था, वो नज़र बिलाशुबा सलीमा साहिबा आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ साथ चूँकि पूरी दुनिया में फैज़ साहब को याद किया जाता है और पाकिस्तान में फैज़ फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, इस बार जो कि कोविड था इस बार नहीं मनाया गया, तो क्या कहेंगी? आज भी हम उनको याद तो कर रहे हैं लेकिन फेस्टिवल उस तरह से नहीं मनाया गया, तो क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए था कोई? इस साल कोविड की वजह से फैज़ फेस्टिवल मुमकिन नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कि SOPs के साथ महदूद सतह पे किया जा सकता था। वो इसलिए क्योंकि फैज़ फेस्टिवल का तो लुत्फ़ ही यही है कि हर किस्म के लोग, हर तबके के लोग, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान लोग पूरे मुल्क से आते हैं और फिर नहायत खुले दिल से, मोहब्बत से सब सेशंस में शामिल होते हैं। और वो अगर आपको बहुत मोहतात रहना पड़े, SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़े, तो मेरे ख़्याल में उसकी बहुत से जो मज़े होते हैं उस फेस्टिवल के जी। वो इतने नहीं रह सकेंगे और एक मध्यम हो जाएगी स्पिरिट जो है। तो अगले साल इंशाल्लाह फेस्टिवल होगा, इंशाल्लाह लोग उसी तरह से आएंगे। डेफिनेटली आपने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी समझदारी वाली बात की कि लिमिटेड लेवल पर ये फेस्टिवल नहीं हो सकता था क्योंकि उसके मुख्तलिफ डेज़ होते हैं, मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस होते हैं। बट आई एम ग्लैड कि आपने इसको खुश दिली से ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट साल होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, हम इसमें शिरकत जैसे कि हर साल करते हैं इस बार भी जब भी होगा तो ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, वेदर जैसे ही चेंज होता है तो एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा एविडेंट हो जाती है, वो आपकी स्किन के ऊपर उसका असर है और इसमें कोई शक नहीं है कि स्किन का अगर आप ख्याल हर बदलते मौसम में करेंगे तो आप तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं। बिल्कुल, तो स्किन का ख्याल कैसे रखना है, कौन कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जो आप सेफली करा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, इस पर हम बात करेंगे। कॉस्मेटोलॉजिस्ट नायाब ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच नायाब। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा व्हाट्स इन द ट्रेंड, क्योंकि कुछ लोग विदाउट नोइंग कि उनको ज़रूरत है या नहीं है बस ट्रेंड में फॉलो करके प्रोसीजर्स कराते हैं, विच इज़ नॉट बैड आई गेस अगर उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ट्रेंड में क्या क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमन हुआ हुआ है। हाँ। और हाइड्रा फेशियल हर एक ने रखा भी हुआ है, सैलॉन्स में भी ये मशीन्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट है और हाइड्रा फेशियल के जो तरीक़ाकार है उसका करने का वो डिफरेंट स्किन्स पे डिफरेंट टाइप्स पे उस तरीके से होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है और हाइड्रा फेशियल करवाने चले जाते हैं और किसी के स्किन पे एक्ने है, किसी को पिगमेंटेशन है, तो डिफरेंट स्किन की तरह उन लोगों के उनके ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट होंगे, हाइड्रा फेशियल का तरीक़ेकार भी डिफरेंट होगा। तो वो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपने कौन से स्किन पे किस तरह कौन सा फेशियल लेना है। बिल्कुल। तो हाइड्रा फेशियल बहुत बेनिफिशियल है और इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हाइड्रा फेशियल तो हो गया जो कि आजकल काफ़ी इन है। इसके अलावा एक बड़ा मामला है जो कि अक्सर लोग इस पर बात करते हैं कि एक्ने स्किन ख़राब आती है और हील महासे जिसको हम रूटीन में कहते हैं, उसका भी बताइएगा कि इससे हल हो सकता है या रूटीन में उसके बारे में बताइए। नहीं देखिए, एक्ने के कॉजेज बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आजकल हमारा फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इन है और उसकी वजह से भी एक्ने निकल रहा है। हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं और वैसे भी वेदर चेंज हो गया हुआ है तो पानी हम कम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं।
तो एक्ने के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई फेशियल लेना चाहिए, क्योंकि वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम नेचुरल प्रोसीजर्स करें, अपना पानी ज़्यादा पिएं, एक्ने को पहले हम कवर करें, उसके बाद हम फेशियल्स करवाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जैसे वेदर चेंज हुआ है तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। जो लोग समझ नहीं आती, मतलब जैसे हम लोग सैनिटाइजर आजकल यूज़ करें, सनस्क्रीन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं इस्तेमाल करते नहीं और करते। नायाब, इस पे तो मैं आपसे टिप भी लेना चाहूंगी कि आजकल के मौसम में अब कहते हैं धूप कम हो गई है तो अब तो हाँ, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, सर्दियों सनस्क्रीन में की। नहीं, हाँ। और नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि इतना ऑयली होता है सनस्क्रीन कि शायद आपका मुंह जो आपका असल कलर है आप उससे डल लगना शुरू हो जाते हो, फ्रेशनेस नहीं रहती है। वो देखिए डिपेंड करता है ना, अब मार्केट में सनस्क्रीन 1000 कंपनीज की पड़ी है। अब आपकी स्किन टोन के मुताबिक आपको सनस्क्रीन मतलब चाहिए ना। अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगर आप ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑयली लगेगा ना। अगर आपकी ड्राई स्किन, अगर आप उस पर ड्राई टेक्सचर की लगाएंगे तो वो फिर ड्राई लगेगी। तो आपको अपनी स्किन के कॉम्बिनेशन के साथ सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो नायाब जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम होती है कि अगर ट्रीटमेंट ठीक ना करें और इसके साथ ख्याल ना रखें, एक और चीज़ का ख्याल रखना जरूरी होता है। कहते हैं कि डाइट बड़ी इफेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है आपकी स्किन के ऊपर, आप उस पर कुछ गाइड करें। देखिए हम लोग आपको भी पता है कि आजकल किस किस्म की डाइट ले रहे हैं, तो लेट नाइट खाना और उसके बाद पानी ना पीना, ये 2 मेन वजह है स्किन ख़राब होने की। ऊपर से हम मेकअप्स में कैमरा, लाइट्स, फिर जो हाउसवाइफ्स हैं सारा दिन चूल्हे के आगे खड़े होना विदाउट स्किन की प्रोटेक्शन के, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली स्किन खराब होगी। तो उसकी केयर करने के लिए बेस्ट वे तो यही है कि आप सबसे पहले कुछ यूज़ ना करें, सिर्फ एक सन ब्लॉक लगा लें। बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लगा नायाब ने ये बात मुझे सुनाई है कि मेकअप, कैमरा और फिर आप स्किन का ख्याल ना रखें तो स्किन खराब होती है। और मैं 100% आपसे एग्री करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा नायाब, ये एक मिथ भी है, कुछ लोग इसको डिनाई भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि गर्म चीज़ें खाने से दाने निकल आते हैं, वो चाहे नट्स हो सर्दियों में खास तौर पर, वो चाहे मछली हो, या ऐसे लोगों ने ना अपनी बातें बनाई हैं कि जिस चीज़ की तासीर गर्म है उससे आपकी स्किन के ऊपर दाने और स्किन खराब हो जाती है। इज इट ट्रू? कुछ 50% ट्रू भी है। अगर आप कोई गर्म चीज़ ले रहे हैं और अगर आपका पानी आप पी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं पी रहे, तो फिर तो ऑब्वियसली दाने निकलेंगे। उसमें वो चॉकलेट भी हो सकती है, चॉकलेट मीठा भी हो सकता है। आजकल तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? देखिए आपकी बॉडी में ड्राइनेस हो जाएगी, तो उसमें गर्म चीज तो नहीं होती, उसमें कोई वजह होती है? देखिए वो गर्म चीजें नहीं होती, वो बॉडी को ड्राई करता है। ठीक है, ड्राई करते हैं। उसके साथ हमें पानी ज्यादा पीना है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई पिंपल निकलता। स्टमक का प्रॉब्लम जो है वो आपकी स्किन के ऊपर है। अगर आप पानी ही नहीं पी रहे, सुबह उठ के कम से कम आप 2 ग्लास निहार के लीजिए। आप पानी पीते हैं, निहार अगर आप पानी पीते हैं तो मेरा नहीं ख्याल आप जो मर्जी खा लें, कोई पिंपल नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सुन लें जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि गर्म चीजें खाई और मैंने मुंह पे दाने निकले। पानी पिए, बेहतर हो जाएगा। उसकी वजह भी बता दी उन्होंने कि वो बेसिकली ड्राई करती है, उसमें गर्म नहीं होता, वो बेसिकली ड्राई करती है। बिल्कुल। ना आपको एक मैसेज जो इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें? मैं यही कहूँगी कि आजकल जैसे सीज़न चेंज हो गया है और वजह ये नहीं है कि सर्दियां हैं और गर्मियां नहीं है तो हम सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, तो प्लीज़ सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और क्यूकम्बर ये भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, इसको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा और हाइड्रेटेड रखें अपनी स्किन को। बेसिकली पानी पिए, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, अच्छी खुराक खाएं और लेट खाना ना खाएं और ज़्यादा पानी पिए, तो मेरे ख्याल में आपकी जो छोटे-छोटे मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। जंक फूड नहीं खाना। वेल नायाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे मिथ्स जो हैं वो हमारे नाज़रीन के लिए क्लियर की। और आपसे अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया। हमें इजाज़त दीजिएगा, मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।